नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 5वें पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले भी इस वीडियो में वर्णनता का अध्ययन करेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंडलीय विकार किसे कहते हैं इस बारे में चर्चा किया था। आइए देखते हैं वर्णनता होता क्या है। तो वर्णनता यह एक एक्स लिंक संलग्न अप्रभावी विकार या रोग होता है जिसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। जो वर्णनता होता है वह एक्स लिंक संलग्न होता है। एक्स लिंक संलग्न यह मादा में भी होता है, पुरुष में भी होता है, क्योंकि मादा का भी गुणसूत्र में एक्स पाया जाता है और पुरुष के गुणसूत्र में भी एक्स पाया जाता है। तो यह एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार या रोग होता है जिसमें से जो व्यक्ति होता है लाल और हरे रंग में विभेदन फर्क नहीं कर पाता है। यह विकार एक्स गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। बोला जा रहा है विकार का अर्थ होता है बीमारी। यह जो बीमारी है वह एक्स गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और पूरे पृथ्वी पर 8% पुरुष तथा 0.4% महिला वर्णनता से क्या है, प्रभावित हैं। अगर बोला जाए कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी में कितने प्रतिशत पुरुष जो हैं वो वर्णनता से प्रभावित है, जो लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाते हैं, तो 8% पुरुष और 0.4% महिला वर्णनता से क्या है, प्रभावित है। कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सी नॉर्मल मादा है, या मतलब जिसे वर्णनता से प्रभावित नहीं, या कौन सी वाहक मादा है। तो देखेंगे जब एक्स केवल गुणसूत्र रहेगा तो अब जानेंगे कि वह नॉर्मल मादा है, लेकिन एक्स और एक्स पे फिर एक सी रहेगा तो अब हम लोग समझेंगे सी का मतलब होता है कलर ब्लाइंड। सी रहेगा तो बोलेंगे कि वाहक मादा है, कैरियर फीमेल है। और जब एक्स के ऊपर सी रहेगा फिर एक और एक्स के ऊपर, दोनों जो युग्मक है, दोनों जो गुणसूत्र है उसके ऊपर जब सी रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि वह वर्णनता से प्रभावित मादा है। ठीक उसी प्रकार जब एक्स वाई होता है पुरुष का गुणसूत्र तो सब हम लोग समझेंगे कि वह नॉर्मल नर है, लेकिन एक्स के ऊपर सी है फिर वाई है तब हम लोग समझेंगे कि वह वर्णनता से। अब आइए समझते हैं कि वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं। तो कई पीढ़ियों तक आनुवंशिक विकार को अध्ययन किया जाता है, उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। मतलब कई पीढ़ियों तक जो आनुवंशिक विकार होते हैं, आनुवंशिक विकार मतलब पूर्वजों के जो विकार बीमारी होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। और मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीक है। मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वह जो विश्लेषण में मतलब कोई एक साइन दे देंगे जिससे पहचानेंगे कि वह क्या है, नर है, कोई साइन दे देंगे जिससे पहचानेंगे कि वह क्या है, मादा है। तो ठीक इसी प्रकार जब आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई दे, इस प्रकार की जब आपको संरचना दिखाई दे तो आप लोग समझेंगे कि वह क्या है, नर। अर्थात जब एक स्क्वायर दिखाई दे तो हम लोग समझेंगे कि क्या है, वह नर। फिर जब आपको केवल एक ओवल, एक गोलाकार संरचना दिखाई दे तो यह मादा का संकेत होता है। यह किसका संकेत होता है, मादा का संकेत होता है। और जब इस प्रकार से संरचना दिखाई देता है, इस प्रकार से संरचना दिखाई देता है तो इसमें लिंग का उल्लेख नहीं है, कि मतलब यह इसमें नहीं बताया जाता है कि यह पुरुष है कि स्त्री। लेकिन जब एक स्क्वायर हो और स्क्वायर हो, एक ओवल हो और एक इस प्रकार से संरचना हो तब हम लोग समझेंगे कि यह प्रभावित व्यक्ति है, मतलब यह किसी भी रोग से क्या है, प्रभावित है। और जब एक स्क्वायर हो और यह एक ओवल के साथ, एक गोलाकार के साथ जुड़ा हो तब हम लोग समझेंगे कि इसमें मैथुन की क्रिया, इन दोनों मतलब पुरुष और स्त्री के बीच मैथुन की क्रिया हुई है। फिर अगर एक स्क्वायर हो और इसके साथ दो ठो लाइन एक ओवल के साथ जुड़ा हो तब हम लोग समझेंगे कि रिश्तेदारों के बीच मैथुन हुआ है, अर्थात समरक्त मैथुन, मतलब परिवार के किसी रिश्तेदार के किसी भी सदस्य के साथ मैथुन हुआ है। जब एक स्क्वायर हो और यह एक ओवल के साथ जुड़ा हो और इसके दो संतति हो, एक ओवल एक स्क्वायर, तो जनक ऊपर और संतति नीचे हैं, बाएं से दाएं जन्म के अनुसार। इसमें मतलब ऊपर वाले जनक है और नीचे वाले क्या हैं, उनके संतति हैं। फिर जब एक स्क्वायर हो और एक ओवल हो और नीचे भी आकर के एक स्क्वायर जुड़ा हो और स्क्वायर को पूरा तरीके से क्या किया हो,
कलर किया हो, तो जब पूरा तरीके से इसको रंग दिया हो तो इसको समझेंगे कि नर शिशु वाले जो रोग हैं वह जनक से मतलब इनके माता पिता में कोई कमी है, कोई बीमारी है, जिनके कारण इनके जो संतति है वह क्या है, प्रभावित है। और जब इस प्रकार से संरचना हो तो हम लोग समझेंगे कि अगर इसके बीच में 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, 3 लिखा हो तो समझेंगे कि 5 प्रभावित संतति हैं। और जब एक स्क्वायर हो और स्क्वायर के बीच में 4 हो, मतलब इसका मतलब इसमें लिंग का उल्लेख नहीं है कि कौन सी संतति है, मादा है कि पुरुष है, लेकिन इसमें उल्लेख है क्योंकि यह स्क्वायर है। स्क्वायर सूचित करता है पुरुष को और ओवल सूचित करता है मादा को। तो अगर स्क्वायर के अंदर 4 लिखा है तो हम लोग समझेंगे कि 4 नर संतति क्या हैं, प्रभावित हैं। और जब एक स्क्वायर हो, स्क्वायर का आधा कलर किया हो और एक ओवल का भी आधा कलर किया हो तो समझेंगे यह ऑटोसोमल वाहक है। और जब एक ओवल हो और ओवल के बीच में एक बिंदु दिया हो तो यह एक्स संलग्न वाहक है। फिर इस प्रकार से जब एक ठो स्क्वायर हो और एक ठो क्या हो, ओवल हो, और दोनों को बीचों बीच काट दिया गया हो तो संतति का मतलब जो संतति का जन्म हुआ है उसका मृत्यु हो गया है। और एक स्क्वायर हो और स्क्वायर को एक ओवल के साथ जुड़ा हो और दोनों को बीच में से काट दिया गया हो तो समझेंगे पति और पत्नी के बीच क्या हुआ है, डिवोर्स हो गया। ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि जो नर है वर्णधता से प्रभावित है, मतलब वर्णधता है और उसका शादी वाहक महिला से होता है तो संतान कैसे होगा, उनका वंशावली बना, मतलब संतान का जन्म कैसा होगा इसका हम लोग को क्या करना है, वंशावली बनाना है। तो देखते हैं XCY और XXC नर वर्णधता है, मतलब नर जो है वह क्या है, वर्णधता है। तो वर्णधता के लिए x के ऊपर C और एक y, और जो मादा है वो वाहक है तो XX के ऊपर क्या हो जाएगा, C। अभी पीछे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इनसे जब हम लोग युग्मक बनाएंगे तो XC और y बनेगा और मादा से X बनेगा और XC बनेगा। जब इनका हम लोग क्या करेंगे, आपस में संलयन कराएंगे तो बनेगा वाहक XXC और XCXC कॉलर ब्लाइंड फीमेल, XY नॉर्मल फीमेल और XCY कॉलर ब्लाइंड फीमेल का संतति का निर्माण होगा। अर्थात इस प्रकार से संरचना क्या होगा, बनेगा। फिर नोट में लिखा है जो वर्णधता है अर्थात जो कलर ब्लाइंडनेस है तथा हीमोफीलिया है वह क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी जिग जैग वंशागति को क्या करता है, दिखाता है। इस प्रकार से अब आइए समझते हैं कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है हीमोफीलिया यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। जो हीमोफीलिया है वह लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, सामान्यतः वाहक मादा से नर संतति में स्थानांतरित होता है। जो वाहक मादा होती हैं अर्थात XXC होती हैं उनसे क्या होता है, नर संतति में स्थानांतरित होता है और इस विकार में रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी प्रोटॉन का अभाव हो जाता है। और इस बीमारी में क्या होता है, तो रक्त को थक्का जमाने के लिए प्रोटीन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण मामूली जख्म या चोट भी लंबा समय तक रक्त स्त्राव होते रहता है जिसके कारण मामूली जो जख्म होता है या चोट से भी लंबा समय तक रक्तस्राव होते रहता है, जिसके कारण रोगी का भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका शरीर का कोई अंग पे कट लग गया, चोट लग गया, पहले से कहा हुआ है तो देखिएगा जब उसमें से जो खून किसी का हमेशा निकलता रहता है जो बहुत दिनों तक ठीक नहीं होता, तो वैसे व्यक्ति को हीमोफीलिया से वह ग्रसित होता है। इसे ब्लीडर्स रोग या रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं और रॉयल डिजीज भी कहते हैं। और इसलिए रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि जो इंग्लैंड की रानी थी उनको भी यह डिजीज हो गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रॉयल डिजीज पड़ा। अब आइए समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसको दात्र कोशिकाएं अराजकता भी बोलते हैं। बोल जा रहा है यह एक अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है जिसका नियंत्रण HbA और HbS एलील करते हैं। इस विकार में RBC का आकार द्विअवतल से बदलकर दात्री आकार का हो जाता है, जिससे शरीर में होने वाली O2 एवं CO2 के परिवहन पर प्रभाव होता है।
दात्री कोशिका जो अराजकता है एक अप्रभावी रोग है जिसका जो नियंत्रण है HbA और HbS एलील करते हैं। और इस विकार में आरबीसी का आकार ये द्विअवतल रहता है, वह कैसा हो जाता है, वह दात्री आकार का हो जाता है, जिस कारण शरीर में होने वाले क्या O2 एवं CO2 के परिवहन पर प्रभाव पड़ता है। यह है हीमोग्लोबिन का आकार। आप लोग बनाना चाहें तो बना लेंगे, काफ़ी ज़रूरी है, देख लें इसको। और इसमें लिखेंगे कि इसमें पहले स्थान वैलिन यानी कि GOG तथा छठे स्थान पर ग्लूटामिन GAG होता है। इसमें जीन परिवर्तन के कारण वैलिन ग्लूटामिन के स्थान पर यानी छठा स्थान चला जाता है तथा ग्लूटामिन वैलिन के स्थान पर आ जाते हैं, जिस कारण हीमोग्लोबिन के अणु में कमी हो जाता है तथा इसका हस्याकार हो जाता है, जिसके कारण इसका जो हीमोग्लोबिन का आकार है वह कैसा हो जाता है, हस्याकार हो जाता है। बोला जा रहा है कि इसका जो खोज है वह नील एवं विट ने 1949 ईस्वी में किया था हीमोग्लोबिन का। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया से। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।